तो दोस्तों मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट में हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आखिर में ये मेमोरी एंड मेमोरी से कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, वैसे यूट्यूब पर भी क्लास अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं टाइम निकाल के। हार्डवेयर में हम लोगों ने डिस्कस किया है इनपुट डिवाइस, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे हम लोग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कर रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उसी का जो है आपका स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी का पार्ट। बेसिकली दोस्तों मेमोरी जो होता है एक जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, जहाँ पे हम लोगों को जैसे होता नहीं, जैसे हम लोगों को कोई भी चीज ऐसा है दोस्तों हमेशा के लिए कुछ चीज याद रहता है और कुछ चीज ऐसा है जो याद नहीं रहता है, मतलब कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है। तो जैसे कंप्यूटर में भी चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए याद रहती हैं, मतलब हमेशा के लिए रहती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो आवश्यकता पड़ने पर रहती हैं और उसके बाद वो एक समय बाद गायब हो जाती हैं। तो वही बातें यहाँ भी निकल के आती हैं मेमोरी के बारे में। हाँ बिल्कुल, अभिषेक वर्मा जी से। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम लोग बेसिकली मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट के पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। अगर गाइज आगे बात करें मेमोरी, तो इस तरह से कुछ लुक देख सकते हैं आप मेमोरी का, ये आपका एक लुक हो सकता है मेमोरी का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, आप नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, it is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in computer where data is to be proceed and instructions required for processing are stored. Guys यहाँ पे इसका मतलब साफ साफ निकल के आ रहा है, हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी होता है वो हमारे इंसान के दिमाग की तरह ही होता है। जैसे हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग होता है, मैंने भी आपसे बता दिया थोड़ी देर पहले। हमको कुछ चीजें हमेशा के लिए याद रहती हैं, कुछ चीजें याद नहीं रहती है। तो जो चीजें याद रहती हैं उसको हम बोल देते हैं नॉन वोलेटाइल, और जो चीजें नहीं याद रहती हैं उसको हम बोल देते हैं वोलेटाइल। ये सेंस निकल के आता है कि नहीं आता? बोलो हाँ या ना। बोलो, कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, जैसे आपके लाइफ में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो आज तक आपको याद होंगी। तो जो आज तक आपको याद है वो आपका एक पार्ट हो गया नॉन वोलेटाइल का, परमानेंट वो स्टोर है। और आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी डेली होती हैं जो आपको याद नहीं रहती। भाई अभी कल परसों जितना भी आपसे पूछा जाए, परसों का रूटीन बताइए, कल क्या हुआ पूरा बताइए आप, तो आप नहीं बता पाएंगे, मतलब पूरा एक एग्जैक्ट, मतलब आपने क्या क्या किया। तो आपका वोलेटाइल पार्ट हो गया। वोलेटाइल मतलब अस्थायी, टेम्परेरी है। तो वही निकल के यहाँ भी आ रहा है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए बेसिकली मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर मेमोरी होता है वो कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस होता है। स्पेस मतलब जगह प्रोवाइड करता है स्टोरेज का। where data is to be proceed and instructions required for processing are stored। जहां पे जो डेटा प्रोसीड डेटा है वो स्टोर होता है, वो इंस्ट्रक्शंस स्टोर होता है, और फाइनली मतलब काम करने के लिए उसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, पढ़ा हुआ नहीं याद रहता है। ओके, गुड इवनिंग। तो मेरा कहने का आशय दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप, अच्छा पहले आप यहाँ पे आए, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आप यहाँ पे पहले आए, तो आप जब आए दोस्तों यहाँ पे तो आपने इनपुट किया, आप आना आपका इनपुट करना। अब आप प्रोसेस मोड में हो, मतलब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रोसेस मोड में हो। आपका जब फाइनली एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा तो आपका आउटपुट कहलाएगा, वो आपका आउटपुट कहलाएगा। और दोस्तों रिजल्ट के बाद आपका हो जाएगा सिलेक्शन। फाइनली सिलेक्शन का मतलब आप स्टोर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, स्टोर का मतलब आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर वाला जो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है वो हमारी डेली लाइफ में भी इंप्लीमेंट होता है। तो जब हम इनपुट करते हैं कोई चीज, तो डेटा जो हमारे सिस्टम में जाता है, यार उस डेटा के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे बताओ, उस डेटा को रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं तो होगा। वही बातें निकल के आ रही हैं मेमोरी के बारे में दोस्तों। जो हम लोग मेमोरी यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तो हो गया स्टोर कर दिया हम लोगों ने, और एक तो ये हो गया कि जब हम लोगों ने कोई चीज इनपुट किया तो जहां पे जा रहा है, जहां पे प्रोसेस हो रहा है, वहां भी तो स्टोर करने के लिए जगह उसको उसके पास होनी चाहिए।
पढ़ाई करने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप पढ़ाई कहीं ना कहीं बैठ के ही तो कर रहे होंगे, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप ऐसा तो है नहीं कहीं ना कहीं बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हो। आपके लिए एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, जहां पे आप बाकायदे इस पर्टिकुलर एक्शन को, मतलब जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर सको आप। तो वैसे मेमोरी की बात भी निकल के आती है यहाँ पे। अब प्रोसेस के बाद आउटपुट हो गया, यानी आपका रिजल्ट आया, और आपका स्टोर मतलब आप स्टोर हो गए, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। वही चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। तो जो प्रोसेसिंग के दौरान चीजें स्टोर होती हैं वो अस्थायी होती हैं, वो अस्थायी नहीं होती गाइस, वो अस्थायी होती हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग दोस्तों वोलेटाइल बोल देते हैं, वोलेटाइल बोल देते हैं। और जो चीजें यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, परमानेंट कहते नहीं भैया आपकी जॉब क्या है, परमानेंट है, तो आप कहते हो हाँ सर परमानेंट जॉब है। परमानेंट समझ रहे हो मेरी बात ना, मतलब मेरी जॉब पक्की है। लोग वैसे बोलते नहीं पक्की जॉब है कच्ची जॉब है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या आप प्राइवेट काम कर रहे हैं या परमानेंट है। तो नहीं सर मैं परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, मतलब आप परमानेंट है, मतलब आप वहां से जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आप वहां जाएंगे नहीं, परमानेंट हो गया, ठीक है। हाँ, तो वही बात निकल के आई कि आपका ये अस्थाई होता है, फाइनली क्या होता है गाइस, ये अस्थाई होता है। तो वही यहाँ पे भी बताया गया कि प्रोसीड डेटा को भी स्टोर करने की इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसको भी स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, वही आपका अस्थाई होता है। बाकी जो हम लोग स्टोर करते हैं फाइनली वो आपका अस्थाई होता है, जिसको हम यहाँ पे स्टोर करके, तो स्टोर यहाँ वाला अस्थाई है, यहाँ वाला स्टोर अस्थाई है, यहाँ वाला स्टोर जो प्रोसेस के दौरान स्टोर हो रहा है वो अस्थाई है। वो तब तक है जब तक प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट डेटा विल बी लॉस्ट फ्रॉम पर्टिकुलर मेमोरी। प्रोसेसिंग के बाद डेटा क्या हो जाएगा, वहां से लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से 2-3 क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके एग्जाम में है, ध्यान दीजिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचर इन द मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस की 2 प्रकृति होती है, प्रकृति में नेचर की बात करी गई है। टेम्परेरी मतलब वोलेटाइल, और परमानेंट मतलब नॉन वोलेटाइल। एक तो आपका टेम्परेरी है जिसे आप वोलेटाइल कहते हो, एक आपका परमानेंट है नॉन वोलेटाइल। मतलब ये फाइनली मेमोरी का नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है ना। टेम्परेरी वोलेटाइल होती है और परमानेंट नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो मेमोरी क्लासिफिकेशंस, इसको हमें समझना होगा, मेमोरी को कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। मेमोरी को दोस्तों हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं, डालते हैं दोस्तों एक बार इस पर नजर हम लोग बकायदे बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। मेमोरी को दोस्तों बेसिकली हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं, 2 पार्ट में करते हैं। इसको आप बना लीजिएगा जैसे मैं बना रहा हूं। एक तो दोस्तों आपका कहीं ना कहीं निकल के आता है, जैसे बना रहा हूं उसे बनाइएगा। एक तो आपका निकल के आता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, एक तो आपका निकल के आता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आपका निकल के आता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी। इसी प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। किस मेमोरी को नाम जानते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं, है ना। तो अगर पूछा जाए इंटरनल मेमोरी क्या होता है गाइस, तो आपका यही जो प्राइमरी मेमोरी होता है यही इंटरनल मेमोरी होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी को भी कई नाम से जानते हैं, जरा नोट कर लीजिएगा सेकेंडरी मेमोरी को हम कितने नाम से जानते हैं। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को दोस्तों हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, AUXILIARY, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और दोस्तों इसी को हम लोग बैकअप मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकअप मेमोरी। तो बेसिकली इसके कुछ नाम है, हाँ, ऑक्सिलरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी, ठीक है। ओके, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी, ये बेसिकली आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। और प्राइमरी मेमोरी की बात कर लें तो आपका इंटरनल मेमोरी होता है। अब दोस्तों यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ भी 2 चीजें, 2 मेमोरी निकल के फाइनली आ रहा है आपका। एक तो आपका आ रहा है सीपीयू मेमोरी, एक तो आपका आ रहा है सीपीयू मेमोरी, ठीक है। और दूसरा आपका आ रहा है मेन मेमोरी। क्या आ रहा है, मेन मेमोरी, ठीक है, ठीक है। ये तो एक आपका सीपीयू मेमोरी हो गया और एक आपका मेन मेमोरी हो गया। यहाँ पे दोस्तों 2 चीजें निकल के आ रही हैं, एक आपका निकल के आ रहा है SASD और दूसरा आपका निकल के आ रहा है DASD, ठीक है। अब सीपीयू मेमोरी क्या होता है फाइनली, सीपीयू मेमोरी में 2 होते हैं,
एक तो आपका होता है सीपीयू रजिस्टर, एक तो आपका होता है माय फ्रेंड सीपीयू रजिस्टर, और दूसरा आपका होता है कैश मेमोरी। क्या होता है? कैश मेमोरी। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे अगर हम मेन मेमोरी के बारे में बात करें हम लोग, तो जो मेन मेमोरी होता है आपका, बिल्कुल मेन मेमोरी जो होता है ये भी आपका दो होता है, एक तो आपका रैम होता है और एक आपका रोम होता है। तो बेसिकली इसको आप इस तरह से कवर कर सकते हो, इसको आप इस तरह से चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। अब देखो कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है दोस्तों, वो आपका सीपीयू रजिस्टर ही होता है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, और उसके बाद कैश होता है, उसके बाद मैं सीक्वेंस में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब SASD का फुल फॉर्म क्या होता है? SASD का जो फुल फॉर्म होता है फाइनली, वो आपका होता है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। में लिख दे रहा हूं, SASD का फुल फॉर्म होता है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और DASD का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, है ना। ये आपका DASD का फुल फॉर्म होता है। ओके, अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, SASD में आपका सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में आपका मैग्नेटिक टेप होता है, जिसे आप कैसेट टेप के नाम से भी जानते हो, कैसेट टेप के नाम से भी जानते हो। और DASD में बेसिकली आपका बहुत सारे वैसे होते हैं, लेकिन मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला तो जैसे आपके सामने निकल के आया मैग्नेटिक डिस्क। क्या निकल के आया? मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में आपका दोस्तों क्या होता है? HDD होता है, और इसी में आपका FDD होता है, FDD। तो HDD को आप फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हो, FDD को, और HDD को आप हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हो। ये हो गया। दूसरा इसी में आपका होता है ऑप्टिकल डिस्क। क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में कई सारे होते हैं, CD होता है, DVD होता है ना। इसी में BRD होता है, HVD होता है। ये सारे आपके जो होते हैं दोस्तों किसमें होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क में होते हैं। तो SASD में केवल एक ही होता है। अच्छा, इसी में आपका SSD भी होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, इसी में आपका SSD भी होता है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि महंगी, काफी कॉस्टली होती है, और मॉडर्न टाइम में आज के समय इसका यूज ज्यादा हो रहा है। ये होता है। इसी में आपका पेन ड्राइव भी होता है, फ्लैश मेमोरी भी होता है, मेमोरी कार्ड भी होता है। ये सब बेसिकली मतलब इतना समझ लीजिएगा, मैग्नेटिक टेप केवल आपका SASD होता है, बाकी जितने सारे मेमोरी होते हैं सारे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है, हाँ। अब ये CPU मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, जिसमें से आपका सबसे फास्टेस्ट CPU रजिस्टर होता है। ये एरो मैंने मतलब ये मैंने एंगल बना दिया इस तरह, फास्टेस्ट। उसके बाद कैश मेमोरी होता है, कैश मेमोरी के बाद रैम होता है। ये एक सीक्वेंस, सबसे फास्ट नंबर 1 पे रजिस्टर, नंबर 2 पे कैश मेमोरी, और नंबर 3 पे रैम। ये बेसिकली फास्टेस्ट मेमोरी का एक मतलब सीक्वेंस है। अच्छा, रैम के कितने प्रकार होते हैं, रोम के कितने प्रकार होते हैं? तो रैम और रोम के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। एक PROM होता है, एक EPROM होता है, और एक डबल EPROM होता है, डबल EPROM होता है। ये बेसिकली आपका रोम का टाइप होता है। ठीक है, और रैम के 2 टाइप होते हैं, एक तो आपका SRAM होता है, और दूसरा आपका DRAM होता है, या आप DRAM और SRAM के नाम से जानते हो। तो ये बेसिकली रैम के प्रकार होते हैं, SRAM और DRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक। ये आपका पूरा एक कंप्लीट मेमोरी का क्लासिफिकेशन है, डायग्राम है, इसको आप इजीली समझ सकते हो, और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश CPU रजिस्टर, CPU रजिस्टर के बाद आपका कैश मेमोरी होता है, और कैश मेमोरी के बाद आपका फिर रैम होता है। ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी आपके 2 होते हैं, रैम और रोम। तो ये आपका देखो CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी और रैम, ये सारे वोलेटाइल होते हैं। इनको छोड़कर रोम से लेकर, रोम और जितने भी आपके डिवाइस है सारे आपके नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए वोलेटाइल की बात कर, नेचर की बात कर लें, तो अगर आपसे बोला जाए वोलेटाइल बता दीजिए क्या होता है, और नॉन वोलेटाइल बता दीजिए क्या होता है, तो आप इजिली आंसर दे सकते हो। जो आपका CPU रजिस्टर होता है ये आपका वोलेटाइल होता है, आपका जो कैश मेमोरी होता है वोलेटाइल होता है,
और आपका जो रैम होता है बेसिकली ये वोलेटाइल होता है, ठीक है। बाकी जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइस हैं, चाहे वो रोम हो, ये नेचर के भी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, नेचर के भी यहाँ पे उनका जो नेचर होता है बेसिकली मेमोरी का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेचर ऑफ मेमोरी, नेचर ऑफ मेमोरी। तो एक आपका वोलेटाइल और एक आपका नॉन वोलेटाइल, बेसिकली नेचर होता है एग्जैक्टली, ठीक है। ये तो रोम हो गया आपका, और फिर आपका दोस्तों ये हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तो खैर यूज नहीं होता है, आपका जो है सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, एचवीडी हो गया, आपका जो है पेन ड्राइव हो गया, है ना, आपका जो है एसएसडी हो गया, है ना, आपका जो है मेमोरी कार्ड हो गया, है ना। ये सारे आपके जो होते हैं गाइज नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल हैं, और ये जो आपका होता है बेसिकली मेमोरी वोलेटाइल होता है। इतना आपको समझ में आ गया होता है, ये बेसिक चीज है, ठीक है। अब यहीं पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का नाम मैंने पूछा, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का नाम आपने बताया सर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपका जो होता है वो रजिस्टर होता है, उसके बाद आपका कैश होता है, और उसके बाद आपका रैम होता है। ये फास्टेस्ट भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट बोला जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट रजिस्टर होगा, उससे बड़ा कैश होगा, उससे बड़ा रैम होगा, मतलब ये ग्रेटर देन का साइन है, और सबसे छोटा ये, यहाँ पे आप समझ सकते हो स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट ये, फिर उसके बाद ये मतलब उससे थोड़ा बड़ा, और उससे थोड़ा बड़ा ये रैम होता है, ठीक है। और फास्टेस्ट हो ही गया। अच्छा अब बात कर ले, अगर बताइए सबसे मतलब लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेटा कौन स्टोर करता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेटा जिसे आप कहते हो अमाउंट ऑफ डेटा कौन स्टोर करता है, तो वो आपका एसएसडी करता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हो इसे आप, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हो आप, ये करता है। और आप अगर हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे आप हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हो, तो बेसिकली ये करता है आपका, ठीक है, ये चीजें स्टोर करता है सबसे हाईएस्ट, ठीक है। हाँ अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी कौन सी है, सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी कौन सी है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, नियरेस्ट मेमोरी सीपीयू के सबसे, तो वो भी रजिस्टर ही होता है, उसके बाद कैश होता है, उसके बाद रैम होता है। मतलब फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका होता है मेमोरी का एक स्ट्रक्चर जो हमें समझना था। आप जरा समझ लेते हैं इनके बारे में, ये मेमोरी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, मेमोरी क्या होता है हम लोगों ने देखा, क्लासिफिकेशंस और उनका नेचर क्या होता है हम लोगों ने देखा, नहीं प्रकृति की बात कर ले देखा हम लोगों ने। अब जरा समझ लेते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में। तो वोलेटाइल मेमोरी इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन्स इट्स डेटा व्हाइल द डिवाइस इज पावर्ड ऑन। रैम यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज इन पर्सनल कंप्यूटर साइज वोलेटाइल, मतलब ये तब तक डेटा यहाँ पर रहता है जब तक केवल पावर ऑन रहेगा, पावर ऑफ होते ही डेटा विल बी लॉस्ट फ्रॉम रैम, पावर ऑफ होते ही डेटा क्या होता है रैम से गायब हो जाता है। एक नॉन वोलेटाइल आपका हो गया, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट हैज द कैपेबिलिटी टू होल्ड सेव्ड डेटा इवन इफ द पावर इज टर्न्ड ऑफ। रोम रीड ओनली मेमोरी इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। देखिए HDD जो आपका है हार्ड डिस्क ड्राइव, वो पहले से यूज हो रहा है, लेकिन अब जो नया कंसेप्ट आया है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव का आया है जिसे आप SSD के नाम से जानते हो। तो SSD हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव भी स्टोर करता है। आप डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। वैसे सबसे ज्यादा जो अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने की बात आए तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, SSD होता है, क्योंकि SSD हार्ड डिस्क की अपेक्षा कॉस्टली भी होता है, SSD हार्ड डिस्क की अपेक्षा महंगा, मतलब बोल दिया मैंने कॉस्टली है, सिक्योर भी होता है। सिक्योर का मतलब वो ज़्यादा रिलायबल है हार्ड डिस्क की अपेक्षा, और इसको SSD को यूज करने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो होती है वो बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। HVD क्या है, HVD का मतलब होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क होता है, जिसे आप HVD कहते हो। मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे, ठीक है। ये आपका बेसिकली रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपका वोलेटाइल मेमोरी है।
इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। रैम, ये आपके चिप सामने देख रहे होंगे आप, डिवाइस अलाउज स्टोर डेटा टू बी एक्सेस डायरेक्टली इन एनी रैंडम ऑर्डर। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। दो प्रकार के रैम होते हैं बेसिकली, एक स्टैटिक रैम होता है और एक आपका डायनेमिक रैम होता है। स्टैटिक रैम का मतलब देखो, ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके परीक्षा में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हाँ ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पे स्टैटिक रैम किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, किस मेमोरी को, इंग्लिश में बोलूं तो व्हिच मेमोरीज नीड टू रिफ्रेशमेंट एंड व्हिच मेमोरीज डजंट नीड टू रिफ्रेशमेंट। तो किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो स्टैटिक रैम इट इज कॉल्ड स्टैटिक बिकॉज it will continue to hold information without refreshment and it doesn't require refreshment। तो स्टैटिक रैम जो होता है गाइस, ये आपका एक ऐसा मेमोरी है जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आपका जो डायनेमिक रैम होता है, इट रिक्वायर्स रिफ्रेशमेंट, इट लॉसेस इंफॉर्मेशन विद टाइम। मतलब ये बहुत कम समय में डेटा को लॉस करता है और इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो दो प्रश्न बनते हैं उसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं, which memory is need to refresh, answer dynamic RAM need to refresh, which memory doesn't need to refresh, answer static RAM doesn't need to refresh। तो ये आप बिल्कुल पेन डाउन कर सकते हैं। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय फ्रेंड्स। ओके, आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका रोम के बारे में बात करेंगे। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। Read only memory, it is a non-volatile memory that stores BIOS instructions as are required to start computer when electricity is first turned on। मतलब ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। इसमें बायोस प्रोग्राम या इसमें ऐसे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, बायोस का मतलब होता है गाइस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किसका मतलब होता है, ये मतलब होता है बेसिकली दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस होता है। और ये माय फ्रेंड्स आपका जो होता है बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सिस्टम जब बनाया जा रहा होता है, सिस्टम का जब निर्माण किया जा रहा होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मैन्युफैक्चरर के द्वारा रोम एक ऐसा चिप होता है जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है। तो उसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नामक मेमोरी को, नामक इस प्रोग्राम को, इस नाम के प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है, जो हमारे सिस्टम को ऑन करने में हमारी हेल्प करता है या बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो आप पीछे हम लोगों ने स्टैटिक रैम देखा था, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा यहाँ रिमाइंड बता दूं, जो स्टैटिक रैम होता है एक्चुअली इसी को दोस्तों हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं, या कैश मेमोरी को ही हम लोग स्टैटिक रैम कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे आप चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि स्टैटिक रैम, तो यहाँ पे जो कैश मेमोरी होता है ना, ये नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक रैम को ही कैश मेमोरी कहते हैं। एक्चुअली कैश मेमोरी अलग से कुछ होता नहीं है, स्टैटिक रैम को ही कैश मेमोरी कहते हैं। ये आप पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछा भी गया है और लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, गलत आंसर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, जिसे आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हो। इसका नेचर जो होता है वो नॉन वोलेटाइल का होता है। ये सिस्टम जब बनाया जा रहा होता है तो सिस्टम के बनाए जाने उसी वक्त उसी टाइम परमानेंटली प्रोग्राम क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। आगे अगर बात करें दोस्तों टाइप ऑफ रोम, दो प्रकार, बेसिकली तीन प्रकार के रोम होते हैं। पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी का फुल फॉर्म, डबल ईपी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है। पी रोम is read only memory that can be modified only once by a user, it can be programmed only once and it is not erasable। जब सिस्टम बनाया जा रहा था उसी टाइम मैन्युफैक्चरर के द्वारा, मैंने कहा इसमें प्रोग्राम स्टोर कर दिया गया, अब इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, इसे इरेज नहीं किया जा सकता, ना इसमें कुछ स्टोर किया जा सकता है। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, कई बार एग्जाम में आया है, पी रोम इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों पी रोम इज ऑल्सो नोन एज WORM, and WORM stands for write once read many, write once read many guys, write once read many, ये आपका WORM का बेसिकली फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
EPROM stands for erasable and programmable read-only memory. The EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light, then rewriting. It is called ultraviolet PROM. दोस्तों जो EPROM आपका होता है बेसिकली ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से इसमें स्टोर करी गई डेटा जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से इरेज करी जाती है। ठीक है, तो ये रीराइटिंग एग्जैक्टली होता है। रीराइटिंग का मतलब यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो कब कर सकते हो? अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से इसमें स्टोर किए गए डेटा को आप डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। कहाँ पे? EPROM। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपका डबल EPROM होता है। इसमें स्टोर किए गए डेटा को आप इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से इलेक्ट्रिकली आप क्या कर सकते हो? स्टोर किए गए डेटा को आप इसमें इरेज कर सकते हो। तो हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं? हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों, किस मेमोरी को आप अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जानते हो, अल्ट्रावायलेट PROM के नाम से जानते हो? तो आंसर सर EPROM को हम लोग अल्ट्रावायलेट PROM के नाम से जानते हैं। किस मेमोरी में स्टोर की गई डेटा को अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज किया जाता है या रीड राइट किया जाता है? आंसर EPROM में स्टोर किए गए डेटा को अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज किया जाता है, रीड राइट किया जाता है। किस मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से इरेज किया जाता है? तो आंसर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को दोस्तों इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से इरेज किया जाता है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। फटाफट एक बार बता दीजिए आप लोग मुझे, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं भाई फटाफट एक बार बता दें। इजी है, टफ नहीं है। WORM राइट वंस रीड में नहीं, जब सिस्टम बनाया जा रहा था उसी टाइम राइट वंस एक बार राइट कर दिया गया, बार बार रीड किया जाएगा, तो इसको इरेज नहीं किया जा सकता है किसी भी टेक्निक से। लेकिन EPROM को, डबल EPROM को अलग अलग टेक्निक से इरेज किया जा सकता है। लेकिन जो डबल EPROM होता है ये आसान होता है EPROM की अपेक्षा। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज से इरेज करना महंगा होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन डबल EPROM को हम इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करके इजिली इरेज कर सकते हैं। हम मतलब जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, सीमॉस जो होता है दोस्तों वो भी आपका रोम में स्टोर होता है। सीमॉस और बायोस, देखो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ये जो आपका बायोस होता है बेसिकली ये, और सीमॉस होता है जिसको फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये और बायोस ये दोनों आपके फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं पता है? ये दोनों आपके फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं। अब फर्मवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली आपका फर्मवेयर। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपके जो होते हैं स्टोर कहाँ होते हैं? रोम में स्टोर होते हैं। तो सीमॉस का बेसिकली यूज क्या होता है? ये बैटरी चिप की तरह काम करता है। बैटरी चिप का मतलब जैसे आपका सिस्टम ऑफ है तो उसमें जो डेट और टाइम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप 1 महीने बाद सिस्टम को ऑन करेंगे तब भी डेट और टाइम आपको अपडेट मिलेगा। आप जिस दिन ऑन करेंगे उस दिन का ही मिलेगा। आपने सिस्टम को ऑफ किया था क्योंकि सीमॉस की वजह से होता है ये। ठीक है, हाँ, EPROM और डबल EPROM में स्टोर किए गए डेटा को हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्टोर किए गए डेटा को हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। इसमें स्टोर किए डेटा को विशेष टेक्निक से इरेज किया जाता है, वो हार्डवेयर इंजीनियर जो होते हैं उनके द्वारा इरेज किया जाता है। ठीक है, ओके। सीमॉस का फुल फॉर्म, मैं अभी तक यही तो बोल रहा था, सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। जरा लिख लीजिए आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर होता है। CMOS, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, आगे कैश मेमोरी के बारे में बताया गया है। कैश मेमोरी का जिक्र किया गया है यहाँ पे। कैश मेमोरी क्या होता है? तो कैश यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीधी सी बात है, जो कैश मेमोरी होता है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? भैया CPU के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है,
ये इंटरमीडिएटरी मेमोरी कहलाती है एक प्रकार से, कि मैंने बोला अभी आपको जो स्टैटिक रैम होता है वही कैश मेमोरी कहलाता है। ये इसका यूज क्यों होता है? कैश मेमोरी यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस मेमोरी। मतलब जो काम करने में समय लगता है सीपीयू के द्वारा, उसी को कम करने के लिए और स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कैश मेमोरी प्लेस्ड कहाँ होता है, मतलब इसकी स्थिति कहाँ होती है। तो कैश मेमोरी इट इज यूज्ड इन बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू। यही लाइन आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्योंकि कई बार पूछा भी गया कैश मेमोरी स्टोर कहाँ होती है, तो आंसर मतलब कहाँ पे प्लेस्ड होती है बेसिकली। तो कैश मेमोरी जो प्लेस्ड होती है वो मेन मेमोरी यानी रैम और सीपीयू के बीच में, इसे आप रैम बोलते हो ना, तो रैम और सीपीयू के बीच में होती है, उसी को स्टैटिक रैम बोलते हैं। ये करता क्या है, मेन मेमोरी से डेटा को लेता है, अपने पास रखता है, जैसे ही सीपीयू को आवश्यकता पड़ता है तुरंत भेज देता है। मतलब इसे सीपीयू वेट नहीं करेगा। पहले क्या होता था, पहले सीपीयू वेट करता था, सीपीयू ने कॉल किया, मेन मेमोरी से डेटा आया, फिर सीपीयू काम कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर उसने वेट किया, फिर कॉल किया। तो पहले क्या होता था, वेट करना पड़ता था, मतलब डिले होता था। लेकिन जैसे ही सीपीयू काम कंप्लीट करेगा तुरंत कैश मेमोरी यहाँ भेज देगा। तो कैश मेमोरी बिचौलिया की तरह काम कर रहा है, इमीडिएटर की तरह काम कर रहा है, डेटा यहाँ से अपने पास रख रहा है, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सीपीयू के पास भेज दे रहा है। इससे सीपीयू वेट नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा तो उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका जो है कैश मेमोरी का। कैश इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। भाई सीधी बात है, ये परमानेंट थोड़ी ना होता है। तो कैश इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस। वही मैंने बताया ना, रैपिड एक्सेस के लिए डेटा फ्रीक्वेंटली स्टोर किया जाता है, तेजी से स्टोर किया जाता है, और उसका जो एक्सेस होता है वो रैपिडली होता है, फास्ट होता है, तेजी से होता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली कैश का काम होता है। इसकी स्पीड कितनी है, तो इट्स अबाउट 10 नैनो पर सेकेंड। इसकी स्पीड अगर कोई पूछे आपसे कितनी होती है, तो अबाउट 10 नैनो पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है कैश मेमोरी की। ठीक है, आगे आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर लें तो मैंने कहा इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर बैकअप पर्पस। ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हो, इसी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हो। दो प्रकार का होता है आपका, एक SASD होता है, ये मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है, और DASD या रैंडम एक्सेस कहते हो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 को डेटा ऐसे स्टोर है, एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर है। अब आप चार नंबर डेटा को चाहते हो तुरंत फेच करना, तो आप नहीं कर सकते हो, आपको 1 2 3 से गुजरना पड़ेगा, फिर आप 4 में पहुंचोगे। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में 1 2 3 4 5 6 डेटा कुछ भी स्टोर है, आप डायरेक्टली किसी भी ऑर्डर में चाहते हो उसको एक्सेस कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में उसको क्या कर सकते हो दोस्तों, एक्सेस कर सकते हो। 4th नंबर को डायरेक्टली मतलब एक्सेस कर सकते हो, आप इस नंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये आपका बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस वर्सेस सीक्वेंशियल एक्सेस में बताया गया क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर स्टोरेज डिवाइसेस आर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सीडी हो गया आपका, मैंने बोला ना, डीवीडी हो गया आपका, बीआरडी हो गया आपका, एचवीडी हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गया आपका, बेसिकली सारे आपके जो डिवाइस होते हैं डायरेक्ट एक्सेस होते हैं। दिस मीन्स दैट डेटा स्टोर्ड एनीवेयर ऑन द डिवाइस, डेटा कहीं भी स्टोर कर सकते हैं डिवाइस पर, कैन बी एक्सेस्ड इन एन इक्वली शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, और उसको डायरेक्टली कम समय में एक्सेस किया जा सकता है, उस तक पहुंचा जा सकता है, अपनी पहुंच बनाया जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। मैग्नेटिक टेप और कैसेट टेप दोस्तों, सीरियल एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। दिस मीन्स दैट यू हैव टू वाइंड थ्रू इट टू रीच अ पीस ऑफ डेटा दैट यू रिक्वायर। आपको डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर करना पड़ता है। ओके, आपको डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर करना पड़ता, आप करते हो, और उसी सीक्वेंस में आपको इसको एक्सेस करना पड़ता है। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या गाइस? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? ऐसा आप कैसे कर सकते हो? मेरी आवाज आ रही है। देखिए मेरी आवाज जा रही, ठीक है ना। जिसको प्रॉब्लम है एक बार वो अपने आप को लॉग आउट कर ले, मेरी आवाज प्रॉपर जा रही, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस गाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक मैग्नेटिक टेप आपका होता है, मैंने बोला अभी, इसी को SASD बोलते हो आप। अभी बोला, आप देख सकते हो कैसेट टेप आपने बचपन में यूज किया होगा, इसका रील वगैरह खूब तोड़ा होगा आपने, इस रील को खूब साइन करता था ना वो, इसका रील जो होता है आपने देखा होगा, साइनिंग करता था, पतला सा होता था। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक टेप कवर्ड अ मैग्नेटिक कोटिंग, मैग्नेटिक कोटिंग भी होती है, लेपन होती है मैग्नेटिक की, बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है,
ये आपका बेसिकली मैग्नेटिक टेप होता है। कैसेट टेप बोलते हो, इसका यूज बेसिकली होता नहीं। आप देख सकते हो ये जो पूरा है रील है, पूरा ये पूरा रील है जिसका हम लोग प्रयोग करते थे। हम लोग इसको निकाल भी लेते थे और इसको हाँ पतंग में लगाकर भी इसको उड़ाते थे, पूंछ बना देते थे, उसका टेल बना देते थे ताकि वो अच्छा लगे देखने में और आसमान में। हार्ड डिस्क आपका जो होता है परमानेंट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, आज के टाइम में यूज हो रहा है। इसका इंटरनल पार्ट देख सकते हो। डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग and retrieving digital information using rapidly rotating disk coated with the magnetic material. Data is read in random access method, किसी भी मेथड में रैंडम या डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। हार्ड डिस्क से आज के समय में यूज हो रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर ले दोस्तों, ये आपका फ्लॉपी डिस्क है, बच्चा था, अब यूज होता नहीं है, लेकिन पहले ये भी यूज होता था। ये भी आपका मैग्नेटिक डिस्क ही होता है, याद रखना। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल हैं। एग्जाम में आता है कि किसके एग्जांपल हैं, ऑप्टिकल डिस्क के या मैग्नेटिक डिस्क के, तो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आपके दोनों जो होते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बेसिकली एग्जांपल होते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो डिस्केटे, डिस्केटे भी कहते हो इसे आप, डिस्केटे। दिस फ्लॉपी डिस्क, द फ्लॉपी डिस्क इज अ रिमूवेबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। ये एक रिमूवेबल मैग्नेटिक मीडियम होता है, मतलब रिमूवल मतलब आप आवश्यकता पड़ने पर लगाते थे। जैसे पेन ड्राइव यूज करते हो आज के समय में आप, जैसे आज के समय में आप बेसिकली पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, वैसे पहले आप जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यूज करते थे। साइज के अकॉर्डिंग दोस्तों ये अवेलेबल था मार्केट में। ये कई बार हमारे परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि बताइए 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, एंड 8 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। साइज कम होती गई, स्टोरेज बढ़ता गया। 8 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी 768 किलोबाइट हुआ करता था, साइज बड़ी थी, स्टोरेज स्पेस कम था। 5.25 इंच हुआ, साइज कम हो गया, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया, 1.2 MB हो गया। फिर 3.5 इंच हो गया, साइज कम हो गया और स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB हो गया। मतलब साइज डिक्रीज होता गया और जो आपका एग्जैक्टली मेमोरी है वो इंक्रीज होता गया, तो स्पेस मतलब। तो ये ध्यान दीजिएगा, और ये प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इंच मतलब ऐसे डबल कोट्स हो जाएगा, इंच हो जाएगा। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कैन बी स्टोर हाउ मच डेटा, तो आंसर 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकता है। अकॉर्डिंग द सेम 5.25 इंच स्टोर हाउ मच डेटा, आंसर स्टोर 1.2 MB डेटा। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर गाइस, फ्लॉपी डिस्क ये एग्जैक्टली होता है आपका, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात करें जिप डिस्क, जिप डिस्क का मतलब क्या होता है, तो जिप डिस्क जस्ट लाइक अ लार्ज चंकी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का बड़ा भाई कह सकते हो जिप डिस्क, ये भी आपका मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है। जिप डिस्क हैव अ हार्ड प्लास्टिक आउटर कास्टिंग केसिंग विद अ मैग्नेटिक डिस्क इनसाइड, स्टोर्स एज मच 750 MB। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी हुआ करती थी 750 मेगाबाइट हुआ करती थी, कितना, 750 मेगाबाइट। बट इसका यूज होता नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये मैग्नेटिक डिस्क में होता था, कंसीडर किया जाता था, एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया जिप डिस्क किस टाइप की डिवाइस है या किसके अंडर कंसीडर करी जाती है, तो ये आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। अरे थैंक यू सो मच ओजस जी, मैं तो भाई हे ईश्वर, चलिए आप, हाँ जी बिल्कुल, जैसे हम लोग पहले गेम खेलते थे। ठीक है ओजस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हालांकि प्रयास मैं करता हूँ मेहनत से, ठीक है, बाकी रात को भी मुलाकात में करता हूँ। सर दर्द करने लगा, सर दर्द करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो आप लोग, ठीक है। अभी अभी जो सी लैंग्वेज की बात आप कर रहे हो मैं करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ कल देखा था मैंने 10 क्वेश्चन आपके सी लैंग्वेज से पूछे गए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन। वो आप जो और देख रहे थे वो क्वेश्चन सी हैश के मतलब कुछ क्वेश्चंस उसमें जो पूछे गए थे वो .NET के भी थे, मैंने देखा था, ठीक है। तो सी के बेसिकली जो क्वेश्चंस आए हैं वो 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, मतलब लास्ट जो किसी ने मुझे भेजा था PDF, तो उसमें देखा था मैंने। हाँ जी, हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, और SSD है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है।
हाँ टफ तो है, लेकिन ठीक है, देखता हूँ, कुछ प्रयास करता हूँ मैं अच्छा करने का। अभी टाइम है, 10 बजे मुलाकात करूंगा मैं, वैसे में 10 बजे रात को आऊंगा आपके साथ में। हाँ कल रिकॉर्ड क्लास थी, बिल्कुल। कल रिकॉर्डेड क्लास थी, कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, तो रिकॉर्डेड क्लास थी कल की। हाँ जी ठीक है। एसएसडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 120 जीबी से 30.72 टेराबाइट तक होती है दोस्तों। ये मतलब 120 जीबी जो एसएसडी की स्टोरेज कैपेसिटी आप पूछ रहे हो, तो एसएसडी की मतलब 120 जीबी से मतलब इतना भी हो सकता है, और 30 टेराबाइट तक हो सकता है, 30 टेराबाइट, 30 टेराबाइट। डॉट नेट सी लैंग्वेज सी हैज, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल एक्चुअली ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ आपसे, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव, गाइस पहले ध्यान दीजिएगा, अभी बात करता हूँ इसके बारे में। यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव, अ डिस्क इनक्लोजर इज अ स्पेशलाइज्ड केसिंग डिजाइन टू होल्ड द, अब जैसे आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, तो वैसे आपका यूएसबी मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आप पता है, आप जैसे पेन ड्राइव यूज करते हो, वैसे हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हो ना, यूएसबी वाला हार्ड डिस्क बाहर से लगा सकते हो। एंड पावर डिस्क ड्राइव्स व्हाइल प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म टू अलाउ देम टू कम्युनिकेट टू आर मोर सेपरेट कंप्यूटर्स, मतलब आप जैसे होता नहीं डायरी जैसे यूज करते हो, आप उसमें कुछ लिख लो, डायरी को आप कहीं भी कैरी कर लो, वैसे मतलब हार्ड डिस्क होता है। आपने भाई पेन ड्राइव जैसे बेसिकली होता है, पेन ड्राइव जैसे आपका होता है, तो पेन ड्राइव छोटी सी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, तो वैसे आपका यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। आप एक्सटर्नल यूज करते हो, आप इसमें कुछ भी स्टोर कर लो, और आपको आवश्यकता हो दूसरे कंप्यूटर में आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो, तो यूनिवर्सल हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है, ठीक है। आगे बात करें तो ये आपका बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ऑप्टिकल डिस्क होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल मतलब जो लेजर पे काम करता है, बेसिकली किस पे काम करता है, लेजर पे काम करता है, ऑप्टिकल पे काम करता है। इन कंप्यूटिंग एंड ऑप्टिकल डिस्क, और ओडीडी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इज अ डिस्क ड्राइव दैट यूजेस लेजर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नियर द लाइट स्पेक्ट्रम एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग और राइटिंग डेटा टू और फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क। Optical storage refers to the storage of the data on an optically readable medium। यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। वो तो क्वेश्चंस आएंगे 10-15 क्वेश्चंस हो सकता है, मैंने सिलेबस देखा, मतलब मैंने बाद में वो देखा आपका पूरा पैटर्न, 10-15 क्वेश्चंस घुमाने वाले, परेशान करने वाले हो सकते हैं। 50 में से 15 क्वेश्चंस मान लेते हैं, तो 5 आपका हो गया, और यहाँ पे आपका 35 हो गया। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बहुत दिक्कत होगी, वैसे तो मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा आपको मैं बता दूं अच्छे से, लेकिन चलिए कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा इसके ऊपर। सीडी आपका जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, बीआरडी का फुल फॉर्म ब्लू रे डिस्क होता है, एचवीडी का फुल फॉर्म होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क होता है। बेसिकली ये आपके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क जिसे आप बोलते हो, ठीक है। लेजर लाइट में बेसिकली ये काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर भी ये काम करता है, ठीक है। ओजस जी बस मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रयास तो यही है। चलिए कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क ध्यान दीजिएगा, CD इज एन ऑप्टिकल मीडियम, दिस मीन्स दैट डेटा इज रिटन टू इट एंड रीड फ्रॉम द यूजिंग लेजर, लेजर के माध्यम से डेटा रीड राइट किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क पर। दोस्तों इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है 750 मेगाबाइट, नोट कर लीजिएगा 750 MB इसकी स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। हाँ जो सीडी होता है दोस्तों, बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप, इसकी जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है 750। बचपन में मुझे याद है जब हम छोटे थे और कृष्ण भगवान मतलब रामलीला में छोटे में पाठ करने को मिलता था घर में, तो मतलब होता था गांव में ही, गांव में क्या मतलब घर पे ही होता था, हमारे यहाँ काफी जगह था तो वहीं पे होता था। तो सब श्री कृष्ण जब बनते थे, हम श्री कृष्ण बनवाते थे लोग आरती के समय, तो हाथ में यही दे देते थे, हाथ में वो लोग उंगली में लगा देते थे, और ये लाइट पड़ती थी, शाइनिंग करती थी, चमकती थी, किस चक्र की तरह काम करता था, मतलब चक्र की तरह, मुझे याद है अच्छे से। तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता था ये, हम लोग खेलते भी थे इससे, सीडी डीवीडी से चमकता था ये, है ना। तो सीडी एग्जैक्टली होता है ऑप्टिकल मीडियम होता है ये, और 750 मेगाबाइट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 750 मेगाबाइट के आसपास
होती है, ठीक है, ये चीज। आगे बात कर लें तो आपका ये बेसिकली इसके टाइप्स होते हैं, ये कई बार पूछा भी गया है। टाइप में सीडी रोम जो होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क आर, सीडीआर का मतलब रिकॉर्डेबल होता है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो होता है वो रिकॉर्डेबल होता है, ठीक है ना, रिकॉर्डेबल। और ये आरडब्ल्यू मतलब रीराइटेबल होता है, फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म में बड़ा लोग गलती करते हैं यहाँ पे, रीड राइट दे देगा आरडब्ल्यू में, आरडब्ल्यू का मतलब क्या है, ठीक है, तो रीड राइट क्या रीराइटेबल या क्या, तो रीराइटेबल होता है, इसका फुल फॉर्म रिकॉर्डेबल होता है, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। CD ROM already have the data over data written on them, they can't be edited or erased। दूसरा हम लोग जब मार्केट में जाते थे और जिससे कोई मूवी खरीद लाते थे, मूवी तो पिक्चर आप लाते थे खरीद के, उसमें CD पिक्चर होता था, DVD पिक्चर होता था, तो वो आपका रोम है, वो आपका पहले से, रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, केवल आप यूज कर सकते हो, केवल आप रीड कर सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते हो आप। तो वही बोला गया ऑलरेडी डेटा उसमें स्टोर है, लिखा गया है, लिखा का मतलब उसमें स्टोर किया गया है, यहाँ पे रिटर्न का मतलब होता है उसमें डेटा पहले से स्टोर है, और आप केवल क्या कर सकते थे दोस्तों, आप केवल उसको यूज कर सकते थे, इरेज या एडिट नहीं कर सकते थे। अच्छा, आर का मतलब क्या होता है, जैसे मार्केट में सीडी 3 प्रकार की मिलती थी, एक सीडी आर मिलती थी, सीडी आर का मतलब होता था कि ब्लैंक सीडी आपको मिलती है, आपको सीडी ब्लैंक सीडी मिल रहा है आपको, लेकिन वो ब्लैंक सीडी आप लेके आ रहे हो और आप उसमें कुछ स्टोर कर रहे हो, तो केवल एक बार ही कर सकते हो आप, दोबारा उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये सीडी आर था। CDRs can be written to only once only. After that, the data can't be erased or edited, but can be read many times. These disks are also known as WORM, write once, read many. ठीक, जैसे आपका पी रोम होता था रोम में, जैसे रोम में पी रोम होता था कि एक बार उसको प्रोग्राम किया गया है, दोबारा नहीं कर सकते, वैसे यहाँ भी है। CDR में हम लोग जब मार्केट में जाते थे और ब्लैंक सीडी, खाली सीडी लेके आते थे, तो एक उसमें होता था, कौन सा सीडी चाहिए आपको, CDR चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये सोनी का CDR है, तो CDR जो होता है ना, ये CDR यहाँ लिखा हुआ है, 700 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे दी गई है, ये होती थी। तो CDR जो आपका है वो हम लोग लेके आते हैं और उसमें केवल एक बार स्टोर कर दिया, अब उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम केवल रीड कर सकते हैं, ठीक है ये। और CDRW का मतलब जैसे पेन ड्राइव होता है आपका, पेन ड्राइव में क्या कर सकते हो, मन किया स्टोर किया, मन किया डिलीट किया, आपका पेन ड्राइव होता है, आपका मेमोरी कार्ड होता है। तो CDRW मतलब द डेटा कैन बी ओवररिटन ऑन द डिस्क, ऑन दिस डिस्क, मतलब आप इसको ओवरराइट भी कर सकते हो, डिलीट इरेज डिलीट राइट भी कर सकते हो आप, रीड राइट भी कर सकते हो आप, ये आपका बेसिकली होता है CDRW, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क लाइक अ CD बट with much higher capacity. These are many different types, but the standard DVD can store 4.7 GB, 4.7 gigabyte storage capacity. DVD can also be writable और rewritable। जैसे आपका CD अवेलेबल है, CD आपका वैसे DVD भी अवेलेबल है, आपका DVD R नाम से, DVD ROM नाम से और DVD RW नाम से, तो ये भी आपका बेसिकली उसी की तरह अवेलेबल था, जिसे आप डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से जानते हो, ठीक है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ओके गाइज। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें, ध्यान दीजिएगा, BRD stands for Blu-ray disc। Blu-ray disc is a high density optical disc format similar to DVD. Its capacity is up to 50 GB to 100 GB। Blu-ray disc की स्टोरेज कैपेसिटी CD DVD से भी ज्यादा होती है, 50 GB से 100 GB होती है। Holographic versatile disc is an optical disc technology, its capacity 6 TB, 6 TB इसकी कैपेसिटी होती है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क की। तो सबसे इसमें हाईएस्ट जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो HVD की होती है, HVD के बाद आपका BRD होता है, BRD के बाद आपका DVD होता है और DVD के बाद आपका CD होता है। बेसिकली ये आपका स्टोरेज कैपेसिटी होता है गाइस, अगर बात करें हम ऑप्टिकल डिस्क की, ठीक है। आगे बात कर लें दोस्तों, ये आपका फ्लैश मेमोरी है, ये आपका पेन ड्राइव है और ये आपका मेमोरी कार्ड है। फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट इज द स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। फ्लैश मेमोरी, एक्चुअली फ्लैश मेमोरी जो होता है वो आपका एक प्रकार से मेमोरी कार्ड ही होता है, और पेन ड्राइव एग्जैक्टली होता है, पेन ड्राइव ही फ्लैश मेमोरी होता है। इट इज अ फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव के बारे में बोला गया, यूज टू स्टोर डेटा एंड डेटा परमानेंट। इट इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, अपने पास रख सकते हो, आपका सैंडिस्क का एग्जांपल दिया गया है पेन ड्राइव का। एंड मेमोरी कार्ड, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा नॉन वोलेटाइल,
इसी को आप एसडी कार्ड के नाम से जानते हो। एसडी कार्ड में एसडी का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? एसडी कार्ड में एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? एसडी कार्ड में एसडी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? प्लीज टेल मी। इन एसडी कार्ड एसडी स्टैंड्स फॉर नो 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 नो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। नो नो नो, एसडी कार्ड में एसडी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। इन एसडी कार्ड एसडी स्टैंड्स फॉर सिक्योर डिजिटल कार्ड। बाकी दे आर कॉमनली यूज्ड मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एंड वीडियो गेम्स कंसोल्स etc। ठीक है, ये आपका बेसिकली मेमोरी कार्ड होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे जो हमारा डिस्क होता है बेसिकली वो ट्रैक और सेक्टर्स में बना होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अच्छा, पहले क्वेश्चन जान लीजिएगा आप, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है, डिस्क और सेक्टर में ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है व्हाट इज फॉर्मेटिंग। वो फॉर्मेटिंग नहीं कि MS वर्ड में आप MS एक्सेल में आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, वो आप फॉन्ट चेंज कर रहे हो, बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कहते नहीं, फॉर्मेट कर दो, वो नहीं। वो भी फॉर्मेटिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ हार्ड डिस्क, द प्रोसेस ऑफ disk divide into track and sector. The process of the disk is divided into track and sector is known as formatting. The process of dividing a disk into track and sector, ये नोट कर लीजिएगा, ये सही रहेगा। The process of dividing a disk into track and sector is known as formatting. डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो ये आपका बेसिकली ट्रैक होता है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये सब ऐसे ही बने होते थे आपके। द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इज कॉल्ड ट्रैक। ये आप देख रहे हो, ये एक सर्कल, ये ट्रैक है, 2 सर्कल 2 ट्रैक, 3 सर्कल 3 ट्रैक, 4 सर्कल 4 ट्रैक, तो ये सर्कल ट्रैक होता है। अब इसको मैंने ऐसे सेगमेंट के पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। दोस्तों इसी को हम लोग बोल देते हैं सेक्टर। क्या बोल देते हैं इसको? हम सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना? तो ट्रैक क्या होता है और सेक्टर क्या होता है, आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और डेटा आपका यहीं स्टोर होता है, तो डेटा स्टोरेज आर इन वन ट्रैक मल्टीपल ब्लॉक इज कॉल्ड सेक्टर। मतलब एक ट्रैक में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। जैसे एक ट्रैक ये हो गया, तो इसमें देखो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक हैं। तो एक ट्रैक में नंबर ऑफ ब्लॉक हैं 1 2 3 4 5, फिर अगले ट्रैक में नंबर ऑफ ब्लॉक हैं। डेटा एग्जैक्टली आपका वहीं स्टोर होता है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट करने का मतलब ही वही होता है। गूगल ड्राइव एक्चुअली एक बैकअप प्रोवाइड करने का भी एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। एक्चुअली आपने अगर पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि आपको जो स्पेस मिल रहा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पे मिल रहा है। तो वो आपका बेसिकली गूगल ड्राइव होता है। आप जो यूज करते हो गूगल ड्राइव, वहां पे आप कोई भी चीज स्टोर कर देते हो। आपका आईडी पासवर्ड जीमेल का आपका लगता है, जो भी जीमेल आईडी आपका है, तो बेसिकली वहां पे वो स्टोर रहता है गूगल ड्राइव। उसका भी कैपेसिटी मिलता है, बाद में आप उसको परचेज भी, अगर आपको बढ़ाना है गूगल ड्राइव की अपनी कैपेसिटी, तो आप परचेज भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा बाई भी कर सकते हो, ठीक है? ये चीजें बेसिकली होती हैं। मोबाइल फॉर्मेटिंग भी वही होगा। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट करने का मतलब उसको नया करना, मतलब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना चीजों को, ठीक है? ये अब ग्रुप ऑफ ट्रैक क्या होता है ये जान लीजिएगा, कई बार पूछा भी गया है, ये नोट कर लीजिए। ग्रुप ऑफ ट्रैक जो होता है, ग्रुप ऑफ ट्रैक उसे बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रैक को सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है? और ग्रुप ऑफ सेक्टर को क्या बोलते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेक्टर को गाइस, ग्रुप ऑफ सेक्टर को बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर नाम है क्लस्टर। तो क्लस्टर कैसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेक्टर को क्लस्टर कहते हैं। ये क्लस्टर यहाँ पे नाम है, क्लस्टर ग्रुप ऑफ सेक्टर को। और सिलेंडर किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ ट्रैक को। ये पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है? ग्रुप ऑफ ट्रैक इज नोन एज सिलेंडर एंड ग्रुप ऑफ क्लस्टर इज नोन एज सेक्टर इज नोन एज क्लस्टर। ग्रुप ऑफ ट्रैक सिलेंडर, ग्रुप ऑफ सेक्टर क्लस्टर, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका दोस्तों हार्ड डिस्क होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया ये सब चीजें डिवाइस के पार्ट पे, स्टोरेज डिवाइस के पार्ट पे। तो फाइनली आपका टॉपिक यहाँ पे होता है दोस्तों कंप्लीट, ये मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट का। हाँ,
मेमोरी यूनिट से क्वेश्चंस, मेमोरी यूनिट वाले कितने जीबी कितने एमबी ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता होगा, वैसे मैंने बताया भी होगा ना, एक कितना 1024 के बी बराबर 1 एमबी होता है, 1 एमबी 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होता है, 1024 पीबी बराबर 1 ईबी होता है। मतलब इसे आप मेमोरी यूनिट बोलते हो, मतलब जो मेमोरी की कैपेसिटी को डिनोट करता है, मेमोरी यूनिट कहलाता है। ये मैंने बताया है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोग पूछिए आपका क्वेश्चन क्या है, फटाफट पूछिए। जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो माय फ्रेंड्स, फटाफट आप सभी लोग पूछिए। आपका कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप डाउट अपना पूछ सकते हो हमसे इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपके डाउट को जो है हम क्लियर कर सकें। ठीक है।